रुद्रपुर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने की। देखिए, लोकतंत्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और किच्छा रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। 3:30 बजे देहरादून के लिए रवानगी भी हो जाएगी, खबर आ चुकी। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। देखिए, किच्छा रोड पर भाजपा कार्यालय की सीधी तस्वीरें आपके सामने एबीपी गंगा की स्क्रीन पर है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह है, ये कार्यक्रम है, इसी में पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उनका मंच पर सम्मान किया जा रहा है, पटका देकर के, बुके देकर के सम्मान करने वालों का ये देखिए क्रम दिखाई दे रहा है। रुद्रपुर दौरे के दौरान ये तस्वीरें आ रही हैं। किच्छा रोड पर भाजपा कार्यालय से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से तमाम लोग माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी को। और ये देखिए सम्मान समारोह है, लोकतंत्र सेनानी सम्मान ये कार्यक्रम है, इसी के तहत ये तस्वीरें आ रही हैं। रुद्रपुर से सीधी तस्वीरें सीएम पुष्कर सिंह धामी। 3:30 बजे रवानगी भी होगी देहरादून की, लेकिन उससे पहले ये जरूरी तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से रुद्रपुर दौरे पर सीएम धामी पहुंचे हैं और तमाम लोगों को मौका मिला है कि सीएम के दरमियान पहुंच करके उनका सम्मान भी कर रहे हैं। किच्छा रोड पर ये कार्यक्रम है। तो देखिए, सीएम के आगमन से जितने भी कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका उत्साहवर्धन हुआ है। उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत तौर पर पुष्कर सिंह धामी जो सीएम हैं उनका सम्मान करने का, उनसे बातचीत करने का, उनसे रूबरू होने का मौका मिला है। तो देखिए, सीधे दिल्ली के बाद रुद्रपुर दौरे की तस्वीरें हैं। दिल्ली दौरे के दरमियान हमने देखा कैसे लगातार 3 दिनों तक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। कल तक शाम तक तस्वीरें आती रही जब गृह मंत्री से मुलाकात की उन्होंने। उससे पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की उन्होंने। दोनों अहम मुलाकातों के बाद देखिए आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रुद्रपुर दौरे की है। यानी लगातार दौरों का दौर चल रहा है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का। पिछले कुछ दिनों का आप शेड्यूल देखें, दिल्ली टू देहरादून और देहरादून से रुद्रपुर, रुद्रपुर से आज 3:30 बजे फिर से देहरादून। तो ये देखिए मुलाकात का सिलसिला इस कार्यक्रम में बैठ चुके हैं, सम्मान हो चुका है। तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये किच्छा रोड पर भाजपा कार्यालय है। किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है देख करके कि सीएम खुद उनके बीच में मौजूद है। अब देखना होगा कि यहाँ पर सीएम कुछ संबोधित करते हैं, कुछ कहते हैं या नहीं। इस पूरी तस्वीर पर, इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ नेशनल हाईवे बाधित हुआ है, खबर आ रही है, जहां रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे बंद हुआ है। गुप्त काशी के पास, हाईवे के पास ट्रक के पलटने की खबर है और इसी वजह से हाईवे बंद है। रोड बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। वैकल्पिक रास्तों की मदद से ही आगे बढ़ा जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें, ये जो ट्रक आप देख रहे हैं ये पलटा हुआ ट्रक गुप्त काशी के पास इस रास्ते को, इस हाईवे को बंद कर चुका है। आवाजाही बाधित है। चारधाम यात्रियों के लिए डायवर्जन की कंडीशन इस वक्त है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में केदारनाथ नेशनल हाईवे बाधित चल रहा है। ट्रक के पलटने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जब तक ये ट्रक को हटाया नहीं जाता, यहाँ से देखिए इन तस्वीरों को, ये नेशनल हाईवे बाधित है ट्रक के पलटने से। चलिए अभी ट्रक को हटाया गया कि नहीं, हाईवे खुला कि नहीं, ये जानकारी हमारे सहयोगी रोहित डिमरी से लेते हैं। रोहित, क्या अपडेट है अभी? जैसे कि जो कैलाश हाईवे उसकी खेमी पे ही ट्रक सुबह के समय पर पलट गया था, जिसके बाद से ये रोड के दोनों तरफ देखो वाहन जो अभी भी फंसे पड़े हैं। कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे मशीन मंगवाई गई है, क्रेन मशीन यहाँ काफी देर पहले ही यहाँ पे पहुंची है। इसके जरिए अब जो ट्रक को हटाने की कोशिशें यहाँ की जा रही, कह सकते हैं 3 से 4 घंटे का समय हो चुका है। और जो राजमार्ग है उसको फिलहाल डाइवर्ट किया गया है। पुल से जो दूसरा मार्ग यहाँ पे गुजरता है वहाँ से फिलहाल डाइवर्ट कर दिया गया, लेकिन वहाँ से काफी दिक्कतें, सकरा मार्ग होने के कारण काफी दिक्कतें यहाँ पे जो लोगों को हो रही, क्योंकि यहाँ जो राजमार्ग है का वह बद्रीनाथ को भी जोड़ता है। इसके अलावा जोड़ता अन्य जो धार्मिक स्थल है वहाँ भी लोग जाते हैं, तो काफी दिक्कतें कह सकते हैं कि यहाँ पे। तो रोहित, कब पलटा था ये ट्रक और कब से ये रास्ता बाधित है? सुबह करीबन कह सकते हैं कि सुबह 9 बजे करीब यहाँ ट्रक यहाँ पे पलटा, जब ऊपर की ओर जा रहा था से गौरकुंड की ओर, तो वहाँ पर कह सकते हैं राजमार्ग जो है सकरा होने का जो है ट्रक पलट गया। उसके बाद से कह सकते हैं 3 से 4 घंटे का समय यहाँ पे हो चुका है। अभी तक इसको हटाने की जो प्रयास है लगातार जारी है, पर अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। जी
शुक्रिया रोहित, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल अभी भी कोशिश चल रही है इस ट्रक को हटाने के लिए। रोहित हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 3 से 4 घंटे का भी और वक्त लग सकता है। सुबह 9 बजे ये ट्रक पलटा हुआ था, तब से रास्ता बंद चल रहा है। देखिए, चारधाम यात्रा पर सरकार की तरफ से एक बार फिर से ये साफ कर दिया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आ सकते हैं। यात्रा के लिए पंजीकरण जरूरी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कह दिया कि तीर्थयात्री किसी भी तरीके की अफवाहों में ना आए, पहले पंजीकरण कराएं, उसके बाद ही यात्रा पर आएं। बगैर पंजीकरण के यात्रा संभव नहीं है, ये बात खुद पर्यटन मंत्री को सामने आकर के स्पष्ट करनी पड़ी है। जाहिर तौर पर उनको रिपोर्ट मिल रही होगी, बिना पंजीकरण के यात्रियों के पहुंचने की कोशिश अगर सामने आ रही है। इसी मद्देनजर ये बार बार ऐलान किया जा रहा है कि बगैर पंजीकरण रुख मत कीजिए। पंजीकरण के द्वारा ही सरकार को यात्रियों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार की अवांछित घटना की दशा में पंजीकरण में दी गई जानकारी एवं मोबाइल नंबर के माध्यम से ही संबंधित यात्री और उनके परिवार वालों से संपर्क किया जा सकता है। एक बार पुनः मेरा सभी धार्मिक यात्रियों से अनुरोध है कि वह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही चारधाम यात्रा करें। और जोशीमठ से खबर है, जहां हेमकुंड साहिब यात्रियों ने हंगामा किया है। गोविंद घाट के पास गाड़ी नहीं मिलने पर हंगामे की खबर मिल रही है। गोविंद घाट में 3 घंटे तक जाम लगाए रखा गया। हंगामा जब बढ़ते गया तो निजी वाहनों से रवाना किए गए ये यात्री, तो देखिए गोविंद घाट के पास हंगामे की खबर है। 3 घंटे तक हंगामे की वजह से जाम लगा रहा और फाइनली इन यात्रियों को प्राइवेट गाड़ियों से ही रवाना करना पड़ा। गाड़ियों को लेकर कुछ कहासुनी हुई, कुछ मतभेद हुआ और मतभेद हंगामे में बदल गया। और उधर कांवड़ यात्रा को लेकर भी रुड़की में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुलिस की तरफ से ड्यूटी पॉइंट चिन्हित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कांवड़ के लिए जो पटरी है उस पर भी कांवड़ियों के ठहरने, खाने पीने और दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। कोरोना काल के 2 साल बाद कांवड़ यात्रा विधिवत रूप से शुरू होने जा रही है, तो संभावना है कि इस बार भी बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचेंगे गंगा जल के लिए। ऐसे में किसी तरीके की असुविधा ना हो, इस बात को ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है, क्योंकि कांवड़ियों के लिए अलग लेन होती है जिसे पटरी कहते हैं, और इसी पटरी पर रात्रि विश्राम और छोटी मोटी सुविधाएं ये सब सुनिश्चित की जाती हैं। सभी जो थाना प्रभारी हैं इनसे ड्यूटी पॉइंट्स वगैरह कहाँ पर फोर्स लगा जाना है उसके बारे में चर्चा की गई है। उनसे जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं वो लिए गए हैं, साथ में कितना फोर्स हमारा डिप्लॉय होना है उसकी, और जो हमारे डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको चिन्हित करने के संबंध में बात हुई है। तो एक जो प्लानिंग कांवड़ के परिप्रेक्ष्य में वो हमारे द्वारा की जा रही है, और उस पर जल्दी कितना फोर्स लगना है क्या है उस पर फिर अमली जाऊँगा। तो उधर 13 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में भी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, और इसे लेकर हरिद्वार में प्रशासन और धर्मशालाओं से जुड़े व्यापारियों की बैठक हुई। इस बैठक में व्यापारियों से सुझाव मांगे गए हैं। बैठक के दौरान व्यापारियों ने ई-रिक्शा, ऑटो से लगने वाले जाम, ऑनलाइन ठगी और अतिक्रमण जैसी कई समस्याओं पर अपनी बात को रखा। इनके कंसर्न को भी हम लोग जाने और अपनी बातें भी रखें कि कांवड़ के दौरान हमें कैसा कैसा सहयोग इनसे चाहिए। एक ये नॉर्मल बैठक का दौर चल रहा है, लगभग सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कांवड़ से रिलेटेड उनसे सबसे बातचीत होगी। आज इन्होंने कुछ इशूज अपने रेज किए कि इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए इनको बताया गया कि आप क्या क्या बैंक में क्या क्या अपने प्रिकॉशंस ले। तो सामान्य रहने की वजह से उम्मीद ये है कि कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में हरिद्वार पधारेंगे, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती तो होगी ही होगी। लेकिन साथ साथ दूसरी दिक्कत हरिद्वार में ये भी है कि हरिद्वार में जो ट्रैफिक को लेकर परेशानी आ रही है बार बार, उसको लेकर जब तक एक वृहद कार्य योजना नहीं बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से कांवड़ हो या अन्य सोमवती अमावस्या या अन्य मेले हों, उन पर यह परेशानी हमेशा बनी रहेगी। मॉनसून सीजन को देखते हुए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मुस्तैद हो गया है। मॉनसून सीजन के दौरान लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं, भूस्खलन बढ़ जाता है। चारधाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए पहले से ही यहां मुस्तैदी बढ़ा दी जा रही है। विभाग की तरफ से 28 लैंडस्लाइडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं। इस जगह पर 332 जेसीबी मशीन लगाई जा रही है। इसके बाद सड़क को खोलने के लिए 20 से 25 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, और इसी अवधि में सड़क को खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अपने दफ्तर में जो सेंट्रल ऑफिस है उसमें भी एक आपदा कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, उसमें भी हमने पूरे स्टाफ को राउंड द क्लॉक रखा है। उसके अतिरिक्त जो यहाँ पर सचिवालय में आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ पर भी हमारा एक असिस्टेंट इंजीनियर हैं और एक नोडल अधिकारी जो SCN के लेवल के हैं उनको भी हमने रखा है। देखिए मॉनसून सीजन करीब आ गया है, ऐसे में टिहरी प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले के दूरस्थ इलाकों में खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। जिले के प्रतापनगर, घनसाली जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में राशन की दुकानों में राशन पहुंचाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, जिससे कि बारिश जब शुरू हो उससे पहले ही सभी दुकानों तक राशन पहुंचाया जा सके। प्रतापनगर वाला, घनसाली वाला एरिया काफ़ी बड़ा है और जो दूरस्थ एरिया है इसमें हमारे 11 गोदाम आइडेंटिफाइड हैं जहाँ पर हम राशन बेचते हैं। तो अभी भी हमारा राशन वहाँ 3 महीने का हमने भेजा है और लगभग 1-2 दिन में पूरी लिफ्टिंग पूरी हो जाएगी सितंबर तक की। और चंपावत में पर्यटन को बढ़ावा देने का काम शुरू कर दिया गया है और इसी को लेकर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से अहम स्थानों का निरीक्षण किया। पर्यटन सचिव ने कहा कि चंपावत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे मंदिर है जो कुमाऊं क्षेत्र के, तो उन पे किस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, रोपवे के माध्यम से हो या सड़कों के माध्यम से हो, पर्यटकों के लिए हम लोग किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं पहुंचा सके, इस पर जो है विशेष बल दिया गया हुआ है। मानस सरोवर की यात्रा हो, मानस खंड कॉरिडोर्स बनाने हो या फिर चाय बागान हो, हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत बनने वाले विविध अवस्थापना मद हो, तो इससे आने वाले समय में ज़रूर इस जगह पर काफ़ी पर्यटक आते रहेंगे। उधर पौड़ी जिले में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 6 महीने के भीतर ही साइबर ठगों ने जिले के 44 लोगों को निशाना बनाया है। इसमें करीब 22 लाख की ठगी हो चुकी है। यहाँ ठीक ठाक बात यह रही कि पुलिस की सतर्कता से साइबर ठगों ने से ये रकम वापस दिलवा दी गई, लेकिन ये मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनपद में एक साइबर सेल बना हुआ है जो कि कोटद्वार में कार्यरत है और सभी उस तरीके की जो भी कंप्लेंट्स आती हैं वो वहाँ जाती हैं। मैं पिछले 6 महीने का आपको आंकड़ा बताता हूँ। लगभग 44 लोगों का हमने करीबन 22 लाख रुपए अभी तक वापस कराया है और काफ़ी केसेस हमने दर्ज भी करे हैं जिनकी विवेचना भी जारी है। तो इस तरीके से साइबर सेल अपना काम कर रहा है, जागरूकता का भी काम कर रहा है। लगातार हम जागरूकता वाली पोस्ट भी डालते हैं, हमारे सारे अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। और उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके विभाग सचिव के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है कि रेखा आर्या ने सचिन कुर्वे की ACR मांग ली है। उधर इस मामले पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस कह रही है कि मंत्री और अधिकारियों की आपसी तालमेल की स्थिति नहीं है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मंत्री और ब्यूरोक्रेसी के बीच टकराव है। इस बार मामला रेखा आर्य और खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे के बीच हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। ट्रांसफर को लेकर मंत्री और खाद्य आयुक्त के बीच का विवाद इस कदर बढ़ गया कि रेखा आर्य ने सचिन कुर्वे की ACR मांग ली। रेखा आर्य की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनकी इजाजत के बगैर जिला पूर्ति अधिकारी सहित 5 जिला पूर्ति अधिकारियों के ट्रांसफर कैसे हो गए। मैंने फाइल मंगवाई। फाइल मंगवाने के उपरांत में मुझे ये प्रतीत होता है कि वो इतने जल्दबाजी में थे कि वो किस वर्ष की वह पन्ना तैयार कर रहे थे, उन्हें इस बात का भी मतलब संज्ञान में नहीं था। 2019 का पन्ना बनाकर उन्होंने सारी कार्रवाई करी। मैं समझती हूँ कि इससे साफ पता चलता है कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा होती है, कहीं ना कहीं घोटाले की स्थिति पैदा होती है, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा होती है। मंत्री और उनके विभागीय सचिव के बीच तनातनी पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों में आपसी तालमेल नहीं है। ये समन्वय बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अगर अनावश्यक रूप से ब्यूरोक्रेसी के कार्य में हस्तक्षेप करेगी तो स्थिति पैदा होगी। सरकार को जो है देखना चाहिए कि सरकार का क्या अधिकार है। उस अधिकार क्षेत्र से अगर आप बाहर जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी में और सरकार में टकराव होना सुनिश्चित है। अब ये तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को देखना है कि वो कैसा कृत्य कर रहे हैं।
मंत्री रेखा आर्य कह रही हैं कि खाद्य आयुक्त ने ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन किया है। उनका तर्क ये है कि शासन और मंत्रालय के अनुमोदन के बगैर ट्रांसफर आदेश जारी करना ट्रांसफर एक्ट से बाहर है। उत्तराखंड में वैसे ही ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधियों के बीच तनातनी होती रहती है। आरोप लगते रहते हैं कि पहाड़ पर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, तो वहीं अधिकारियों का तर्क रहता है कि काम वही होगा जो कानून के दायरे में होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी आजकल लगातार पूछताछ कर रही है और इसे लेकर उत्तराखंड के कांग्रेस नेता भी उनके समर्थन में दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली से लौटने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की है और कहा कि राहुल गांधी से पूछताछ बिल्कुल निराधार है और सुब्रमण्यम स्वामी के प्रेशर में उनसे पूछताछ जो की जा रही है वो गलत है। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत जी। किस तरह से आप इस पूरे मसले को देखते हैं? लंबी पूछताछ हुई है और जो उत्तराखंड के कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता थे उन्होंने भी दिल्ली में डेरा डाला। प्रथम दृष्टया आप इस पूरे मसले को किस तरह से आंकते हैं? देखिए, पूछताछ के लिए बुलाना यदि कोई भ्रम है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो सोनिया जी को बुलाएं, राहुल जी को बुलाएं, मगर आप राजनीतिक कारणों से बुला रहे हैं। ये ईडी ने अपनी या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण कि आपने कोई रिटर्न फाइल किया हो या कहीं से कुछ ऐसी सूचनाएं ईडी को मिली हों, उसके आधार पर जांच नहीं हो रही है। ये जांच हो रही है भाजपा के एक सांसद द्वारा उठाए गए सवाल पर। तो भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी कुछ प्रसिद्धि के लिए भी करते हैं और कभी कभी जो है और है जो गांधी नेहरू परिवार के विरोध में हो, तो ये दुष्प्रचार के लिए ये इस्तेमाल किया गया। और आप पूछताछ करते सामान्य तौर पे एक दिन बुला करके उनका बयान ले लेते और मामला ख़त्म करते। आपने 5 दिन लगातार 11 साढ़े 11 घंटे आप अमानवीय तरीके से बिठा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये बदले की भावना और गांधी नेहरू परिवार को एक भय पैदा करने के लिए कि देखो हम इस सीमा तक भी जा सकते हैं, यदि हम तुमको सम्मान कर सकते हैं और इतने घंटे पूछताछ कर सकते हैं तो हम तुमको बंद भी कर सकते हैं, ये सब जताने के लिए किया गया। और मगर वो ये भूल गए कि ये देश की आज़ादी का डीएनए है। आतंकवादियों के सामने सीना तान करके खड़ा होने वाली इंदिरा गांधी राजीव गांधी का डीएनए है, तो ये ऐसे थोड़ी झुकेंगे। तो राहुल गांधी जी ने सत्यमेव जयते के साथ सारी बातें कही और कांग्रेस ने इनके इस मनोभाव कि तुम लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो, तुम लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष को समाप्त करना चाहते हो, उसके विरोध में सत्याग्रह किया और वो सत्याग्रह हमारा चलता रहेगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनबर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट शुक्रवार को रानीखेत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रक्षा संपदा विभाग के उप कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि रानीखेत नगर क्षेत्र छावनी परिषद के अधीन है, लेकिन यहाँ की अधिकांश भूमि रक्षा संपदा विभाग के पास है। भूमि हस्तांतरण और लीज संबंधी कार्यों को कराने के लिए लोगों को बरेली रक्षा संपदा विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे। रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करी कि रानीखेत में इसकी बहुत आवश्यकता है कि वहाँ बरेली जाना पड़ता है और अन्य लोगों को मेरठ जाना पड़ता है मेरे गढ़वाल मंडल से। तो उन्होंने हमारी बात को माना और प्रधानमंत्री जी ने उस पर मोहर लगाई। उत्तराखंड में इतनी बड़ी चीज़ मिल गई है आज, ये इतिहास रचा गया है। कल और आज के दिन ये इतिहास में लिखा जाएगा कि जब से राज्य बना उसके 22 साल के बाद ये कार्यालय यहाँ पर खुले हैं, जबकि डिमांड इसकी बहुत पहले से है। अल्मोड़ा में लोगों ने मनमाने तरीके से सड़क के किनारे मिट्टी डालने का काम कर दिया है और यहाँ पर मिट्टी का ढेर लगा दिखाई देता है। मिट्टी और कूड़े की वजह से नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रहती है। यह हाल तब है जब डंपिंग जोन के लिए जगह भी चिन्हित है। उधर प्रशासन का कहना है कि ऐसे लोगों पर अब सख्ती बरती जाएगी। लोग हमारे एनएच में मिट्टी डाल रहे हैं, तो मेरी एनएच वालों से भी बात हुई है, उनके तरफ से भी जो आवश्यक कार्रवाई है वो होगी। और इसके अलावा मैंने पुलिस को भी, एसएचओ से भी मेरी बात हुई है
कि अपनी जो गश्त वगैरह है रात को उसको बढ़ाए, और अगर कोई भी अवैध डंपिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। देखिए, पिथौरागढ़ पुलिस अब ऐसे अभिभावकों पर सख्ती बरतने जा रही है जो अपने नाबालिग लड़के लड़कियों के हाथ में वाहन यानी गाड़ी थमा देते हैं। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने अब ये फैसला किया है। अब पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए नाबालिगों को वाहन चलाने पर उनके अभिभावक का 25,000 रुपए का चालान काटने की कार्रवाई होगी, ये बात कही है। आपको पता है, उत्तराखंड में कई ऐसे वाटरफॉल हैं जो दुनिया की निगाहों से ओझल हैं। ऐसा ही एक वाटरफॉल बद्रीनाथ धाम के पास है, जिसकी मान्यताएं काफी प्राचीन हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ,400 फीट की ऊंचाई से गिरते वसुंधरा वाटरफॉल को जो कोई देखता है वो इसका मुरीद हो जाता है। वसुंधरा वाटरफॉल इतना खूबसूरत है, सैलानी इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये वाटरफॉल बद्रीनाथ धाम से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बद्री धाम के कपाट खोलने के बाद से अब तक यहाँ 8,000 यात्री आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद एक असीम सी शांति मिलती है। आराम से आ सकते हैं, और जो भी लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं या मणा आते हैं, उनको वसुंधरा जरूर आना चाहिए। बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ आके आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। इस वाटरफॉल को देख सैलानियों को जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस झरने का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। कहा गया है इस वाटरफॉल के पानी की छींटे पड़ने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए माणा गांव से घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही सैलानी पैदल भी आ सकते हैं। एक मान्यता ये भी है, स्वर्गारोहण के दौरान इस झरने में ही सहदेव ने अपने प्राण और अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव त्यागा था। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।